क्या निकालो, क्या निकालना है? कहां गए वो 2-3 जन हो रहे? एक एक तो यहां बैठते हो मैडम, एक वो भैया, एक तो बच गई आज की। तो मैं उल्टा, मैंने सोचा मैं लेट हुआ हूं, मैं उठा ही आज 12:30 था, आधे घंटे में नहा के आया हूं यार। है क्या हुआ? लो, कल वाला किसने लिखा था वो दिखाओ पहले। एक भी नहीं लिखा? अरे प्रैक्टिस की होगी ना, घर जाके आंसर तो लिखा है। लिखा तो होगा घर जाके, 10 12 पेपर तो लिखे ही है, ऐसे थोड़ी होता कुछ लिखा ही नहीं है आज तक ही। इतना इतना शॉर्ट भी नहीं लिखना था, 2 नंबर में थोड़ी लिखा है तो मैंने 5 नंबर, ये 50 सब थोड़ी है। तो 1 2 3 4 5 6, ये गृह युद्ध एक ही वर्ड होता है। 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 वर्ड में पूरा हो गया ये तो। 2 नंबर वाले में नहीं दे इतने नंबर तो। देखो पहले आज एक काम करते हैं, पीपीटी तो अपना वैसे ही नहीं है, तो पहले तुम्हें उसके आंसर ही लिखा देते। बताओ, देखिए कल पहला क्वेश्चन क्या लिखा था? अंग्रेजों द्वारा पिंडारियों से की गई संधि, अंग्रेजों द्वारा पिंडारियों से की गई संधि। अब मुझे बताओ, सबसे पहले पिंडारियों का नेता कौन था? पिंडारी और अंग्रेज संधि हुई कब थी? 1800? कब हुई थी? 1807 में। अमीन खां पिंडारी, वो डेट तुम लिख लेना आगे जो भी है, 15 नवंबर, 15 नवंबर 1817, अमीन खां पिंडारी। अब अमीन खां पिंडारी ने संधि किसके साथ की थी? कौन सा अंग्रेज? लॉर्ड लेक के साथ। ठीक है, कोष्टक में लिख देना वेलेजली, सॉरी वेलेजली थोड़ा था वो, हेस्टिंगसन था। अंग्रेज अधिकारी कौन था उस टाइम? हाँ, वेलेजली, वेलेजली के बाद कॉर्नवालिस, कॉर्नवालिस के बाद बारलो, बारलो के बाद हेस्टिंगस आया था। ठीक है, तो हेस्टिंगस आता है, लॉर्ड लेक, और कोष्टक में लिख देना हेस्टिंगस, ताकि पता रहे कि भाई लॉर्ड लेक संधि करने वाला था, लेकिन संधि किसके बिहाफ पे की है उसने? हेस्टिंग्स के हिसाब से। इतना सा हो गया, कितने वर्ड हुए? अब आगे यहां लिखने है कि अंग्रेजों द्वारा पिंडारियों को टोंक की जागीर दी गई तथा अमीन खां को नवाब उपाधि दी गई। अब इसमें वर्ड तुम्हारे 20 से ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन वहां 20 वर्ड में 4 लाइन दी होती है, उन 4 लाइन में तुमको ये लिखना होता है। ठीक है, मैंने कल बताया था 20 से ज्यादा वर्ड हो सकते हैं, 4 लाइन दी हुई है, पर्याप्त सेगमेंट रहता है तुम्हारे पास। ये लिखा हुआ है, लिखे आ रहे हो? क्या लिखोगे? लिखा हुआ है मेरा पूरा, तुम लोग समझ लो पहले कि आंसर लिखते कैसे हैं, और यही सवाल वापस घर पे लिखना। यहां से अभी देख लिया, समझ लिया, अब खुद घर जाके वापस लिखना इसको। अगला क्या है? राजपूताना के राजाओं द्वारा अंग्रेजों के साथ की गई संधि के कारण। तो संधि के कारण क्या थे? राज्य विस्तार हेतु सामंतों से सहायता लेने के कारण, सामंतों से सहायता लेने के कारण
सामंतों का राजा पर प्रभाव, सामंतों का राज्य पर बढ़ते प्रभाव तथा सामंत विद्रोह को रोकना, तथा सामंत विद्रोह को रोकना। मराठों का आतंक, अयोग्य शासकों द्वारा शासन संभालना। राजा ढंग के नहीं थे तो संधियां करेंगे और है क्या उनके पास। बाहरी आक्रमणों से रक्षा, अंग्रेजों द्वारा स्वयं का प्रभुत्व स्थापित करना। 5 रीजन हो गए, 5 नंबर का है, वो चारों में आधा आधा नंबर देगा तो भी कितने हो जाएंगे। अच्छा एक चीज तुम्हें बताएगा, तुम्हें नंबर कितने देते हैं वो बताएगा। 5 नंबर के क्वेश्चन में कितने नंबर देते हैं। देखो 2 नंबर का क्वेश्चन है ना, उसमें तुम्हें 2 में से 2 मिल सकते हैं। 5 वाले में तुम्हें मैक्सिमम मिलेंगे 3.5, ज्यादा से ज्यादा अच्छा लिखोगे तो 4। 10 वाला तुम कितना भी अच्छा लिख दो उसमें नंबर मिलेंगे तुम्हें 6.5, 7, 7.5 लास्ट है। 20 नंबर का निबंध आता है, कितना भी अच्छा लिख दो, जो सबसे बेस्ट लिख के आएगा निबंध उसको देंगे 16.5, 17। कितना भी अच्छा लिख के आओ बोले, हाईएस्ट 20 होता है। 20 केवल एक हिंदी में होता है, हिंदी में एक निबंध आता है 20 नंबर का, उसके अलावा कुछ ही नहीं आता। ठीक है, ये हो गया, लिख लो। इसमें 1-2 पॉइंट शायद तुम्हें लिखाए हुए नहीं होंगे मैंने, और 1-2 पॉइंट हो सकता है उसमें एक्स्ट्रा लिखाए हुए हो, लिख लो। 1-2 पॉइंट एक्स्ट्रा लिखा है मैंने, शायद एक तो ये नहीं लिखा है तुम्हें, अंग्रेजों द्वारा खुद का प्रभुत्व स्थापित करना, और एक ये नहीं लिखा है अयोग्य शासकों का शासन संभालना। किसमें बाहरी आक्रमण केवल मराठा ही थोड़ी थे। बता दो है? नींद में, सपनों में कभी नहीं आते। कितना भी अच्छा लिख के आ दो तो 5 में से 5 नहीं देंगे। 5 में से अगर 5 देने की प्रथा होती ये तो भाई साहब होते हैं ना, आज तक का टॉपर बता रहा हूं, आज तक का टॉपर 460, इससे ऊपर कोई नहीं गया अभी तक। और वो भी शायद पिछली बार वाला मनमोहन सिंह है, मनमोहन सिंह है ना पिछली बार 2nd रैंकर, वो है शायद मेरे हिसाब से अभी तक का सबसे ज्यादा टॉपर। मुक्ता राव 1st रैंकर है, इंटरव्यू में नंबर ज्यादा है उसके। यहाँ फैक्टर 2 होते हैं, इंटरव्यू के भी मार्क्स होते हैं, लोग इंटरव्यू में लेके बैठ रहते हैं। कितने लिखा दिए तुमको मैंने। अगला क्या है? कोटा, ये लिख लिया। कौन सा पॉइंट समझ में नहीं है? अंग्रेजों द्वारा स्वयं का प्रभुत्व स्थापित करना। अब की बार थोड़ा हैंड राइटिंग से लिखेंगे बस, टेंशन नहीं लेना। राजा अयोग्य थे, खुद बेलखने थे, तभी तो सामंतों की जरूरत पड़ी। महाराणा प्रताप को तो नहीं जरूरत पड़ी सामंतों की, मालदेव को तो नहीं पड़ी कभी सामंतों की जरूरत, चंद्रसेन को तो नहीं पड़ी, खुद अयोग्य थे इसलिए उन्हें सामंतों की जरूरत पड़ी।
मालदेव एकमात्र ऐसा शासक है जिसने अपने सामंतों की मदद कभी ली नहीं, उल्टा सामंतों को जाता के थपड़े मार के आया वो। सामंत बोलता है मैं प्रभुत्व आजा, मैं करूं तार प्रभुत्व आज ही। हो गया। अगला क्या है? कोटा। डेट देख लेना, 26 दिसंबर 1817। उमेश सिंह कोष्टक में लिख लेना, शासक। कुल 11 शर्तों के साथ संधि। कौन से ढंग से लिखा जाएगा? दोनों से ही नहीं लिखा जा रहा मुझसे तो। यहाँ सब मेरी हैंडराइटिंग इतनी खराब है कि सबकी है। क्या आपके मुंह पे तो बेइज्जती क्यों ही करें? 11वीं में हस्ताक्षर करता हूं के नाम और क्या था? कहा? जालिम सिंह झाला। जालिम सिंह झाला और दूसरा कौन था? अच्छा, एक वो पहले मैंने लिखा था वो लिख लिया क्या आपने? सबसे पहले अपन ने किसका लिखा था? टोंक टोंक पिंडारियों के साथ संधि लिखी थी ना सबसे पहले। उसमें वो मैंने लॉर्ड लेक लिखा दिया था, मेटकोप लिख लेना वहाँ। नहीं, लॉर्ड लेक लिखा था, मेटकोप लिखा था मैंने। टोंक वाले में, टोंक वाले में लेक लेक हटा देना, वो ये है मेटकोप। लॉर्ड मैट पहले जली ने भेजा था। चार्ल्स मेटकोप और जालिम सिंह झाला लिख लिया। बीस फरवरी 1818। उमेश सिंह के वंशज राजा बने रहेंगे। प्रशासनिक गतिविधियों का दीवान द्वारा नियंत्रण। हो गया। अब पता नहीं, जिला भी हो सकता है। मांगरोल का युद्ध कब हुआ था? 17, 18, 19, 21 है? 21 है। इसमें कौन है ये? अरे यार, ये नाम तो याद रह जाते हैं मुझे, इनका टेंशन मत लो, डेट याद नहीं रहती मुझे। है?
मध्यस्थता कौन करवाता है? भीम सिंह मेवाड़ 38, झालावाड़ अलग, कोष्टक में लिख देना 17 परगनों सहित। हाँ, बूंदी बड़ा राज्य है, कोटा छोटा है। अपन पढ़ेंगे जब एकीकरण पढ़ेंगे ना, एकीकरण में देखेंगे कि कोटा के राजा को बना दिया जाता है महाराज प्रमुख, वो राज प्रमुख, सॉरी महाराज प्रमुख क्या, राज प्रमुख। कोटा वाले को भीम सिंह जी को दो, और नीचे बूंदी के बहादुर सिंह जी को बनाया जाता है उपराज प्रमुख। तब वो इसी बात पे मेवाड़ वालों से संधि करवाता है। बूंदी के जो उसको उपराज प्रमुख बनाया जाता है ना, वो मेवाड़ महाराणा के पास जाके बोलता है कि साहब आप संधि कर लो। तो मेवाड़ महाराणा बोलते हैं मैं तो संधि कर लूंगा, तेरा इसमें क्या फायदा? आपको नहीं पता, फायदा तो मेरा ही है कि कैसे आप बनोगे राज प्रमुख। तो आपके राज प्रमुख बनते ही भीम सिंह वो बनेगा उपराज प्रमुख। तो भले उसको वरिष्ठ उपराज प्रमुख बनाएंगे और मुझे कनिष्ठ उपराज प्रमुख बनाएंगे, पर मजा तो आएगा, डिमोशन तो उसका भी होगा, ये बदलेगी आग। यही रीजन है राजस्थान को बर्बाद होने का। लिखो लिखो, देखो फटाफट, फोन रखा करो और फोटो खींच लिया करो, घर जाके लिख लिया करो। वाह, यही करना था। अंग्रेजों द्वारा 1803 में की गई संधि में भरतपुर से संबंध क्या लिखाना है? 1803 में भरतपुर से क्या संबंध है? 1803 मैत्री संधि करने वाला भरतपुर रणजीत सिंह प्लस लॉर्ड लेक। फिर आगे हम पढ़ते हैं कि सेकंड आंग्ल मराठा युद्ध। जब बात भरतपुर की पूछी है तो अलवर को क्यों लिखना है यहां पे? सेकंड आंग्ल मराठा युद्ध जसवंतराव होलकर, यहां लिख लेना कोष्टक में अंग्रेज विरोधी। अरे देशद्रोही नहीं, अंग्रेज विरोधी है, कहां देशद्रोही? तो मरा दो इनको देशद्रोही। सेकंड आंग्ल मराठा युद्ध जसवंतराव होलकर अंग्रेज विरोधी को रणजीत सिंह द्वारा शरण लॉर्ड लेक द्वारा ढंग से लिखना पड़ेगा थोड़ा है। लॉर्ड लेक द्वारा भरतपुर किला ने जीतना। लोहागढ़ क्या हुआ? वेलेजली ने, मैंने क्या बताया था स्टार्टिंग में कि अंग्रेज संधि करना चाहते थे क्या? अंग्रेज संधि करना चाहते ही नहीं थे, लेकिन फिर भी अंग्रेजों को संधि के लिए किसने मजबूर किया था? वेलेजली ने। सभी अंग्रेज अधिकारियों ने मना कर दिया था कि हम संधि नहीं करेंगे, लेकिन वेलेजली ने क्या कहा? संधि तो करेंगे। और संधि करते हैं, बाद में संधि क्या हो जाती है? विफल। और ये संधि की वजह से ये होता है कि ये रणजीत सिंह और लॉर्ड लेक के बीच में लड़ाई होती है, क्योंकि आधे अंग्रेज अधिकारी बोलते हैं कि संधि का उल्लंघन नहीं करेंगे, उसने कर दिया तो कर दिया, हम युद्ध करने नहीं जाएंगे। तो पूरे अंग्रेज अधिकारी युद्ध करने भी नहीं जाते, इस वजह से वो भरतपुर के किले को भी नहीं जीत पाते, और बार बार जगह जगह हार हो जाती है। तो पहले चली के सब थू करते हैं, कर ली संधि, जा है अपने वाले नहीं बोलते, हाँ जा ली पक्ष और ले वो पक्ष लेती, पक्ष फेल हो गए तो भाई साहब को फिर इस्तीफा ही देना पड़ा। तुम्हें भी देना पड़ सकता है कभी भी। पता चला तुम किसी गलत आदमी को, तुम्हारे दोस्त ने कॉल कर दिया यार मार मामानो है छोड़ दे, तुम लोग उसको छोड़ दोगे। अगले दिन पता चला कि एसडीएम साहब 40,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार।
तुम्हें क्या लगता है एसडीएम को कितनी रिश्वत देते होंगे? है? ये कैमरा चालू तो नहीं है? ये ज्योग्राफी वाला सर बोलेंगे तुम पहले है? हाँ रिकॉर्डिंग। क्या हुआ? क्या हुआ? किसने? किससे? बावड़ी एसडीएम पद्मा चौधरी है वो तो। हाँ अरे वो रिश्वत नहीं होती, वो तो खर्चा होता है। रिश्वत अलग चीज होती है, तुम्हें रिश्वत खर्चे में ही नहीं पता अभी तक, भूंगल हो तुम खुद ही। रिश्वत अलग चीज होती है, खर्चा अलग चीज होता है? एक तो ये होती है, एक होता है ये। एक तो तुम आज लाके बोलो लो सर चाय पी लो, हालांकि बोलोगे तो नहीं, पर तुम लाके बोल देते हो लो सर चाय पी लो, तो मैं चाय पी लेता हूं, तो वो क्या होता है? खर्चा। और एक तुम आकर बोलो सर टेस्ट ले रहे हो इस बार, ढंग से थोड़ी मेरी पेट रह जाएगी, थोड़े टेस्ट में नंबर ज्यादा देना, अब चाय पिला रहा हूं, वो क्या होती है? रिश्वत। हाँ तो साइन नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे बेटा? ऐसे तो तुम्हें भी कोई तीर से डॉक्यूमेंट ही बनवाने थे, सीधे डॉक्यूमेंट के लिए बनवाने वाले तुम इतने भोले जीव हो नहीं है कि तुम्हें सीधे डॉक्यूमेंट बनवाने थे कि मुझे तो सर आय प्रमाण पत्र पे साइन चाहिए था, पापा तो 1.5 लाख महीने के कमा रहे हैं, मुझे इस पे करवाने थे साइन। ये होता है, तभी एसडीएम साहब रुपए लेते हैं। मजे नहीं आते एसडीएम साहब को, हमने तो नहीं दिए कभी, और मेरे जितने चक्कर ही नहीं काटे होंगे तुम लोगों ने। तो बात ये है, तो हाँ बात क्या कर रहे थे, तुम लोगों को क्या लगता है कितनी रिश्वत मिलती होगी? एसडीएम साहब कितनी रिश्वत लेते हैं? क्या वह कुछ ही नहीं लिखा है अभी? अभी सिर्फ पंचायतें चल रही है, वो भैया हो रहे हैं तब तक पंचायतें ही होगी। हाँ क्या रिश्वत कितनी मिलती है? तुम बताओ तो एक आइडिया लगाओगे सर, 10 रुपए 50 रुपए 100 रुपए 1000 रुपए 5000 10,000 है? ज्यादा होगी बेटा, इतने सपने भी नहीं देख रहे थे। 50,000 लाख। चलो एक बात बताता हूं मैं तुम्हें, जनरल एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, ठीक है? रिश्वत का जनरल एग्जाम्पल बता रहा हूं तुम्हें। जैसे मान लो कि कल को तुम्हारी पहली पोस्टिंग होती है कहाँ? किशनगढ़। अगर किसी की पहली पोस्टिंग 3 जगह होती है, किशनगढ़, राजसमंद और एक ये चौथ का बरवाड़ा, इन 3 जगह अगर आपकी पोस्टिंग होती है, माला माल हो है? अब देखो बताओ किशनगढ़ में क्या होता है? किसके लिए फेमस है किशनगढ़? तस्करी के पैसे नहीं होते हैं, तस्करी में कभी पैसे नहीं कमाए जाते हैं। तुम्हारी सोच अभी तक यही है, तस्करी से पैसे कितने? तस्करी वाला खुद बेचारा एक गाड़ी पास कराता है तब उसके 1 लाख बचते हैं, अब तुम्हें उसमें से वो 10,000 रिश्वत देके फ्री कर देगा। वो कोई रिश्वत थोड़ी होती है, वो तो खर्चा है। तुम्हें पता चलेगा बुआ जी की शादी में गए वहीं 10,000 रुपए खत्म अपने, तो वो पैसे नहीं होते। पैसे होते हैं ऐसे पैसे की तुम ले जाके खाते में रखोगे, ये बंडल अंदर रखो ले जाके, और लाए हुए हैं मेरे, तो मेरे परिवार IAS IPS अफसरों से भरा हुआ है। मैंने खुद ने पता नहीं कितने लोगों से उनके रिश्वत के पैसे ला के घर पे रखे हुए हैं। पैसा कैसे मिलता है मैं बताऊं? हाँ रखे हुए हैं, ऐसे मत देखो। मजा नहीं आता वरना मुझे। किशनगढ़ पोस्टिंग है मेरे, अभी काकोसा की पोस्टिंग थी किशनगढ़। किशनगढ़ क्या होता है सीन, जैसे मान लो कि कोई भी ये है, क्या नाम इसका, मार्बल की खान है। अब एक मार्बल की खान को खरीदने में और उसमें काम स्टार्ट करने में कितना पैसा लगता होगा? कितना पैसा लगता होगा तुम्हारे हिसाब से? कि किसी ने माइन खरीदी है, एक खान स्टार्ट करने में ऑन एंड एवरेज 50 करोड़ रुपए लगते हैं। इसलिए एक आदमी कभी भी एक खान को नहीं चलाता है। एक माइन को चलाने के लिए 10 से 15 लोग होते हैं, वो 5-5 10-10 करोड़ इकट्ठे करके लाते हैं, फिर 10 लोग मिलकर चलाते हैं एक माइंस को। अब ये माइंस कितने की, आपने खर्चा कितना कर दिया? 50 करोड़। काम स्टार्ट कर नहीं पा रहे हो, रीजन सिर्फ एक, नीचे लिख दिया किशनगढ़। ये सील लगी हुई इसके ऊपर, बस ये इतना करना है, साइन किए हुए नहीं है। साइन कितने रुपए तक के हैं? अब साइन कोई रिश्वत मांगते थोड़ी है, तो एसडीएम कभी भी रिश्वत नहीं मांगता है। आपने भी दी हो तो एसडीएम ने ये थोड़ी बोला मुझे 5,000, उसका चेला मांगने आया होगा कोई। होता क्या मैं बताऊं, एसडीएम साहब के पास फाइल जाती है, साहब इस पे साइन करना है, 50 करोड़ रुपए खर्च किए उसने, एक दिन के लाख रुपए ब्याज लग रहा है उसके। एसडीएम साहब के पास फाइल आई, एसडीएम साहब ने कहा टाइम नहीं है और काम बहुत है,
ये खाए, ये खान पहले खुद है, ये जरूरी नहीं है, टाइम लगेगा अभी। फाइल पड़ी है, दूसरे दिन फिर से साहब वो थोड़ी फाइल, अरे कल ही बोला था टाइम लगेगा। तीसरे दिन फिर जाते हैं साहब वो फाइल के, मैंने बोला था ना टाइम लगता है भाई, थोड़ा टाइम लगेगा, रुक जाओ। फिर वो अपने आप समझ जाता है कि टाइम क्यों लग रहा है, अब टाइम लगेगा। फिर फाइनली वो जाता है एसडीएम साहब के पास, एसडीएम साहब लो 1 लाख। एसडीएम साहब के तुम्हें लगता है मैं रिश्वत लेता हूं? नाम मत लेना आज के बाद मेरे सामने पैसों का। वो समझ जाता है कि इसको 10 गुना करना पड़ेगा। साहब 10 लाख। एसडीएम साहब के देखो काम काम के हिसाब से होता है, थोड़ा टाइम लगता है यार। पहले जो एसडीएम साहब तेवर में आगे थे कि क्या मैं रिश्वत लेता हूँ क्या, वो 10 लाख बोलते बोलते यार काम काम के हिसाब से होता है, तो टाइम लग जाता है, इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी। बोलते साहब 15 लाख। मैंने बोला ना 2-4 दिन का टाइम तो हो जाएगा। वो बोलता है कि लो साहब 25 लाख रुपए। एसडीएम साहब बोलते हैं अरे वो फाइल ला यार, ये डेली डेली यार ऐसे परेशान करते, लाओ साइन कर देते हैं। फाइल पटी हुई तो है एसडीएम साहब के, साइन ही तो करने थे। वो पेट्रोल पंप वाले को दे देना पैसे, ये पैसे ज्यादातर पेट्रोल पंप वालों के पास जाते हैं, क्योंकि उन पे कोई डाउट नहीं करता। एक पेट्रोल पंप का संचालक अपने पेट्रोल पंप पर 10 लाख 15 लाख 50 लाख कितने भी रुपए रख सकता है, उसको कोई रोक टोक नहीं होती है, समझे। 25 लाख रुपए जाता है तो वो बोल देगा कि 25 लाख किस चीज के, इसके 2 टैंकर पेट्रोल मंगवाए थे उसके 25 लाख रुपए देके गए, इसलिए पेट्रोल पंप वालों के पास जाता है पेमेंट। फिर वो ले जाके 25 लाख रुपए देते हैं, एसडीएम साहब साइन कर देते हैं, काम धंधा चालू हो जाता है। ये कमाई होती है एसडीएम की। भरमा मत रहना 2 लाख 50 लाख 4 लाख, कोई कमाई नहीं होती। 2 4 5 लाख के लिए हम परेशान हुए यूं, ये तो ऐसा ही भी कमा लेता है इतने तो। ऑन एंड एवरेज गांव का पटवारी होता है ना, वो महीने 1 लाख रुपए रिश्वत कमाता है। अखबार पढ़ते हो कभी? एक दिन भी पढ़ा होगा जिंदगी में, एक दिन तो अखबार पढ़ा होगा। लिख के दे देता हूं, उस दिन न्यूज मिल गई होगी, पटवारी 30 रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार। पटवारियों की न्यूज आती है 30 रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार, 10 रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार, 50 रुपए लेते रिश्वत लेते गिरफ्तार। कभी ग्राम सेवक को सुना है रिश्वत लेते गिरफ्तार? नहीं मिल, क्यों? ग्राम सेवक जनता से पैसे ही नहीं लेता कभी। ग्राम सेवक कैसे कमाता है? 10 लाख सड़क का प्रोजेक्ट है, 3 लाख रुपए सड़क में लगेंगे, पीछे के 7 लाख। कोई नरेगा में ग्राम सेवक नहीं कमाता कभी। तुम्हारा भरम है ये ग्राम सेवक नरेगा में कमाता है? अरे वो तुम्हें लगता है कि वो नरेगा वाले जो पैसे आते हैं ना, वो तो खर्चे में आते हैं ग्राम सेवक जी। खर्चा मैंने लिखा है तभी खर्चा अलग होता है, रिश्वत अलग होती है। 40-50 हजार, 1 लाख 2 लाख, अगर तुम्हें लगे ना एसडीएम बनने के बाद तुम्हारे जेब में 5 लाख रुपए सीधे नहीं आ रहे, तब तक मान लेना ये सिर्फ खर्चा आ रहा है, रिश्वत आई ही नहीं अभी तक। रिश्वत का मतलब बड़ा अमाउंट होता है। ग्राम सेवक जी को पता होता है कि ये रोड बननी है, यहाँ पे 20 लाख का प्रोजेक्ट आया इस बार, सरपंच साहब रोड बनवा दो, कितने में? 2 लाख दे दो। आगे किनको 2 लाख रुपए किनके पास जाते हैं? पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में, ये नीचे वार्ड पंच बैठे होते हैं उनमें। पीछे कितने बचे? 8 में से 5 ले जाते हैं सरपंच साहब और 3 ले जाते हैं ग्राम सेवक जी। और आप बोलते हो सरपंच साहब विकास करा रहे हैं। विकास करवाते तो घर पे बोलेरो नहीं आती सरपंच साहब। तनख्वाह तो 3,500 रुपए होती है ग्राम उसकी वार्ड पंच की, और 6,500-7 हजार होती है सरपंच साहब की। 7,000 रुपए में कौन सी बोलेरो आती? मुझे तो नहीं आती है। 7,000 रुपए में सरपंच साहब बीड़ी पी जाते हैं बैठे बैठे पंचायत में। अगला देखो देखे अपना, फिर तुम बोलोगे और सर को सर पढ़ा है तो कुछ है ही नहीं, अभी तक संधियां लिखवा रहे हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा था? अंग्रेजों द्वारा, अच्छा वो प्रभाव लिखा है था। दूसरा परिणाम, परिणाम परिणाम तो सीधा सीधा लिखा है मैंने, उसमें कुछ नहीं है, 50 शब्द में एडजस्ट करना है उस परिणाम को, ठीक है। वो ज्यादा जो चीजें मैंने लिखा है ना, युद्ध काल के बाद शांति काल, तो उसमें एक पॉइंट लिख देना कि युद्ध काल, युद्ध काल का शांति काल में परिवर्तन। अब युद्ध काल का शांति काल में परिवर्तन कहां कहां हुआ, वो पॉइंट लगा के लिख लेना। ए बे से और दे जितने भी है। कैसे हो गया कि मराठों का, वो मराठों ने आक्रमण, बाहरी आक्रमण करता पिंडारी इन्होंने बंद कर दिए, पड़ोसी राज्यों ने आक्रमण करना बंद कर दिया। एक तो पड़ोसी राज्य हो गए, एक कौन हो गए? मराठे और पिंडारी, इन्होंने खत्म कर लिया। और तीसरा उसके बाद में क्या हुआ? युद्ध काल से शांति काल में परिवर्तन हुआ, तो गृह युद्ध आ गया। गृह युद्ध या सामंत। उसके अलावा अंग्रेजों ने क्या कर दिया था? ये आंदोलन नहीं है क्या? आंदोलनों का दमन करना भी शुरू करवा दिया था। छोटे छोटे आंदोलन थे, कोई भी जनजाति आके
जब मॉडर्न इंडिया पढ़ोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि दुनिया भर के आंदोलन होते हैं। मुंडा जनजाति आती है क्या? ऐसी भी कोई जनजाति होती है क्या? मुंडा, रेना, कोंडा और पता नहीं कैसे कैसे जनजातियां आएगी, वो आंदोलन कर देती, अभी चल रही है, वो माली समाज कर रहा है, धरने में बैठा, हमें आरक्षण दो। माली समाज सुना, न्यूज पढ़ा करो, अखबार देखा करो कभी भी थोड़ा थोड़ा। तो सैनिक क्या होता है? माली होते हैं, न्यारा थोड़ी वे है, सैन थोड़ी है, सैनी है, सैनियत माली है। कौन से क्षत्रिय सैनी? लगाने से कुछ ही नहीं होता है, तो माली की माली। क्षत्रिय क्या होते हैं? उनसे मारे नहीं जाते माच्छर, ऐसे क्षत्रिय होने का क्या फायदा? आगे देखो, अंग्रेजों द्वारा राजपूताना के राजाओं से की गई संधियों पर टिप्पणी लिखी। इसमें टिप्पणी में कुछ ही नहीं लिखना, कल बताया था मैंने पहले, 2-3 लाइन में पहले कारण लिख दो। ऐसे समझ लो कि ये 10 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें 2-2 नंबर के क्वेश्चन है। पहला 2 नंबर का क्या है? कारण है। फिर 5 नंबर में तुम्हारे क्या है? घटनाक्रम है। और फिर वापस 2 नंबर में क्या है उसका? परिणाम। और पीछे बीच में ही 2 नंबर, ये 4 का मान लो, 1-2 नंबर का मान लो कि संधि की शर्तें जो यहां लिखनी है ऊपर 2 नंबर। पहले कारण, उसके बाद में संधि की शर्तें, उसके बाद में घटनाक्रम। घटनाक्रम का मतलब किसने पहले संधि की, किसने बाद में की, उसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आप लिख सकते हो, सबका लिखना जरूरी नहीं है। और चौथा लिख दो उसके क्या बात, पूरी नहीं लिखनी रे, नॉर्मल नॉर्मल कोई भी 4-5 नाम छांट के आपको जो अच्छे लगे नाम लिख दो। डेट भी याद नहीं रहे तो कोई जरूरी नहीं। 1817 कौन कौन थे? करोली, 1818, फिर जो भी कंटिन्यू उनकी सीरीज है वो सीरीज लिख दो। फिर एक 1826 में की थी सिरोही ने, और सबसे लास्ट में 1800 झालावाड़। ये हो गया, आगे परिणाम लिख देना। 1-2 के यहाँ पे राजा का नाम लिखना चाहो तो करोली लिखा, करोली का कोष्टक में इसका राजा, ऐसे कोष्टक में साथ के साथ राजाओं का नाम लिख देना, तो थोड़े नंबर एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। भाई एक्स्ट्रा नंबर का इसमें फर्क कितना होता है? आधे आधे 1-1 नंबर का फर्क होता है। अगर आप हर पेपर के अंदर यही आधा नंबर बढ़ाते जाओगे ना, एक पेपर में आपके अगर 5 नंबर भी बढ़ जाते हैं तो आपको पता चलेगा कि चारों पेपर में कितने नंबर बढ़ गए। ये नंबर तो टॉपर और सबसे नीचे वाले के बीच का गैप होता है। 20 नंबर का मतलब होता है जो टॉप किया है ना जिसने, वो, और वो 20 नंबर कम वाला तो बाहर ही है, लिस्ट में ही नहीं है वो, तो कोई एसटीएम मैन, कोई आरपीएस है, कुछ नहीं है, ज्यादा फर्क नहीं होता, पाव नंबर का फर्क होता है। 1/4 का आपको पता चलेगा कि एक ही नंबर पे, जैसे किसी की मान लो नंबर है 3-420 नंबर आ रहे हैं किसी के, तो आपको पता चलेगा 420 नंबर पर ही 5-5-6-6 जने बैठे हैं। फिर 420.25 इस पे देखोगे कि हाँ लो वापस 6-7 जने बैठे हैं, ऐसे लिस्ट चलती है। तो 20 नंबर पे तो पूरा गेम ही खत्म है। 20 नंबर का मतलब क्या होता है? 80 स्लॉट। हाँ, वो डेट ऑफ बर्थ के फर्स्ट रैंकर जो होता है ना, वो डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से होता है, और जो लास्ट में जो जाता है ना, वो भी डेट ऑफ बर्थ, और कैडर वगैरह सब डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग, जो सीनियर होता है उसको पहले लिया जाता है। 20 नंबर, एक मैं बोलता हूँ 1 नंबर और 2 नंबर, इसके बीच में कितने का गैप है? एक तो 1, फिर 1.25, 1.50, 1.75, फिर 2, मतलब 4 स्लॉट बन रहे हैं। तो 20 नंबर के गैप पे कितने स्लॉट बनेंगे? 80 स्लॉट बनेंगे। एक पे 6 जने हैं, कितने हो गए? इतनी सीटें होती है। ढंग की सीटें दिखती भी नहीं होती, 150-200 सीट होती है ढंग की, उसके बाद में सिर्फ नौकरियां बचती है। लिखो देखा आगे। 1857 की क्रांति, रिवोल्ट ऑफ 1857। पहले लिख लो फिर समझा दूंगा। सबसे पहले लिखो क्रांति के कारण।
रीजन ऑफ रिवोल्ट, क्रांति का कारण, क्रांति का कारण। अब तो क्रांति में कौन कौन लोग भाग लेते हैं? क्रांति में कौन कौन लोग भाग लेते हैं? या तो लिया होगा जनता ने, 3 लोगों ने भाग लिया था। क्या है रे, दिक्कत है क्या इसके कोई? या दुश्मनी निकालेगा मेरे से? एक तो सेना लड़ेगी, एक कौन लड़ेगी? जनता। क्या हो गया, नींद आ गई क्या सबको? और एक कौन लड़ेंगे? सामंत। 3 लोग लड़ेंगे, या तो सेना लड़ेगी या जनता लड़ेगी। ये लिखना नहीं है, अभी लिखना नहीं है, बता रहा हूं मैं समझाने के लिए। सेना लड़ेगी, जनता लड़ेगी या सामंत लड़ेंगे, ठीक है। अब इसमें लिखो सबसे पहले सैनिकों के विरोध का कारण, सैनिकों के विरोध का कारण। सैनिकों के विरोध का कारण। 1 नंबर लिखो, ब्राउन बेस के स्थान पर, ब्राउन बेस, ब्राउन यानी भूरा, बेस यानी आधार। पिज्जा का बेस होता है, बर्गर का बेस होता है, वैसे बेस, ब्राउन बेस के स्थान पर, ब्राउन बेस के स्थान पर नई एनफील्ड राइफल का प्रयोग। तो तुम्हारे आती है ना आजकल एनफील्ड, रॉयल एनफील्ड, एनफील्ड राइफल का प्रयोग। नई एनफील्ड राइफल का प्रयोग जिसके कारतूस में, जिसके कारतूस में, जिसके कारतूस में गाय तथा सुअर की चर्बी का प्रयोग था। या ऐसा लिख लो, जिसके कारतूस में गाय तथा सुअर की चर्बी लगी हुई थी। दूसरा लिखो, आटे में, आटा घाटे का आटा, आटे में हड्डियों का चूरा मिला होना। केरला स्टोरी किस किसने देखी है? ट्रेलर नहीं, मूवी, मूवी किसने देखी है? किसने देखी मूवी? लड़कियों स्पेशल तो तुम लोग ने देखे जाना, ये तो नहीं देखे तो भी चले, इनका कन्वर्जन कोई नहीं कर सकता, भूंगड़ है ये तो, इनका कन्वर्जन करके भी वापस छोड़ के जाएगा है। अंकित अवस्थी का चैनल किस किसने सब्सक्राइब कर रखा है तुम लोगों में से? अंकित अवस्थी सर को नहीं देखते हो? अंकित अवस्थी सर को देखा, वो क्या है, जो ट्रेंड में जो चीज चल रही होती है ना, करंट में कोई भी चीज चल रही होती है, अंकित अवस्थी सर उस पर डेली 10 मिनट 15 मिनट की वीडियो लगाते हैं और लॉजिकल वीडियो लगाते हैं। आपके इंटरव्यू के काम की बहुत चीजें हैं उसमें, ठीक है। इंटरव्यू में जब आपसे पूछा जाता है ना कोई भी क्वेश्चन, उसके पीछे आपकी अप्रोच क्या होती है, वो अप्रोच वहां से डेवलप हो गया आपकी। आगे लिखो, आटे में हड्डियों का चूरा मिलाना या चूरा मिला होना, जो भी आपने लिख लिया होगा। तीसरा लिखो, भारतीय सैनिक, भारतीय सैनिक, भारतीय सैनिक तथा अंग्रेजी सैनिक में, भारतीय सैनिक तथा अंग्रेजी सैनिक में
भेदभाव करना, भारतीय सैनिक तथा अंग्रेजी सैनिक में भेदभाव करना। अब इस भेदभाव करने में भी आगे ये चिन्ह लगा लेना। क्या, कौन सा चिन्ह बोलते हैं उसको हिंदी में? विस्तरण। ये चिन्ह लगा के नीचे लिखो नंबर ए। भेदभाव कैसे कैसे करते थे, ए लगा के लिखो। अंग्रेजी सैनिकों, अंग्रेजी सैनिकों, अंग्रेजी सैनिकों, अंग्रेजी सैनिकों को अधिक वेतन देना, अंग्रेजी सैनिकों को अधिक वेतन देना, अंग्रेजी सैनिकों को अधिक वेतन देना। लिख लिया? दूसरा लिखो, उच्च पदों पर, उच्च पदों पर, उच्च पदों पर केवल अंग्रेजी सैनिकों को, उच्च पदों पर केवल अंग्रेजी सैनिकों को नियुक्ति देना। उच्च पदों पर केवल अंग्रेजी सैनिकों को नियुक्ति देना। ठीक है, आगे लिखो दूसरा। अगला लिखो, जैसे सैनिकों के विरोध का कारण लिखा था ना, अब आगे लिखो जनता के विरोध का कारण या जन विरोध का कारण। जन विरोध का कारण, जन विरोध का कारण। इसमें लिखो कंपनी के, एक नंबर लिखना, कंपनी के, कंपनी के एकाधिकार की नीति की वजह से, कंपनी के एकाधिकार, कंपनी के एकाधिकार की नीति की वजह से, एकाधिकार की नीति की वजह से, वापस वही चिन्ह ए पॉइंट लिखो, एकाधिकार की नीति की वजह से लघु व भारतीय लिखना, भारतीय लघु व, भारतीय लघु व कुटीर उद्योग, भारतीय लघु व कुटीर उद्योग का पतन होना, भारतीय लघु व कुटीर उद्योग का पतन होना। लिख लिया? आगे लिखो बे पॉइंट इसे में। किसानों पर, किसानों पर, किसानों पर अफीम तथा, अफीम तथा नील की खेती पर, किसानों पर लिखा था ना, या किसानों द्वारा? किसानों पर, किसानों पर अफीम तथा नील की खेती के उत्पादन हेतु, के उत्पादन हेतु, के उत्पादन हेतु दबाव बनाना, किसानों पर अफीम तथा नील की खेती के उत्पादन हेतु दबाव बनाना। अगला लिखो दस्तकारों, दस्तकारों तथा व्यापारियों का, दस्तकारों तथा व्यापारियों का, दस्तकारों तथा व्यापारियों का, दस्तकारों तथा व्यापारियों का आर्थिक शोषण करना, दस्तकारों तथा व्यापारियों का आर्थिक शोषण करना। लिख लिया? अगला लिखो भारतीयों के, भारतीयों के रीति रिवाज,
भारतीयों के रीति रिवाज तथा धार्मिक मामलों में, भारतीयों के रीति रिवाज तथा धार्मिक मामलों में अंग्रेजों का, रीति रिवाज तथा धार्मिक मामलों में अंग्रेजों का हस्तक्षेप करना, अंग्रेजों का हस्तक्षेप करना, हस्तक्षेप करना तथा 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 समाज सुधार हेतु, तथा समाज या सामाजिक सुधार हेतु, समाज या सामाजिक सुधार हेतु डाकण प्रथा, समाज या सामाजिक सुधार हेतु डाकण प्रथा, कन्यावध, डाकण प्रथा, कन्यावध, सती प्रथा, डाकण प्रथा, कन्यावध, सती प्रथा इत्यादि पर प्रतिबंध लगाना, इत्यादि पर प्रतिबंध लगाना। देख लिया? आगे लिखो। अंग्रेजों की, अगला पॉइंट लिखना, ठीक है? अंग्रेजों की, अंग्रेजों की धर्मांतरण नीति, अंग्रेजों की धर्मांतरण नीति, कन्वर्जन पॉलिसी, अंग्रेजों की धर्मांतरण नीति। इंडिया में कन्वर्जन का कॉन्सेप्ट ईसाई लेके आए थे। इससे पहले हो तो रहा था कन्वर्जन, लेकिन ईसाइयों से पहले जो भी कन्वर्जन हुआ है वो करवाया था किसने? ज्यादातर औरंगजेब ने। और जो मुगलों ने कन्वर्जन करवाया था वो कन्वर्जन हुआ था तलवारों के दम पर। मुगलों का जो कन्वर्जन होता था वो किसके दम पे होता था? तलवारों के दम पे। लेकिन अंग्रेजों ने पहली बार कन्वर्जन जो किया था वो प्रेम के दम पर किया था। अंग्रेज क्या करते थे? जाते ज्यादातर यहाँ की आदिवासी जनता को प्रभावित करते थे। अपने यहाँ के जो आदिवासी थे ना, आदिवासी जनता, और ये इसी की वजह से हम आगे देखेंगे आर्य समाज बनाना पड़ा, ब्रह्म समाज बनाना पड़ा। इसी की वजह से हम देखेंगे कि संप सभा की स्थापना होती है। कौन सी सभा? संप सभा की स्थापना करते हैं सिर्फ आदिवासियों के लिए। आदिवासी क्या होते थे कि इनके लिए व्यवस्था कोई उपलब्ध नहीं करवाता था। कोई भी चीज की कोई भी समस्या होती थी ना, भाई आदिवासी कोई बीमार पड़ गया तो कोई भी आदिवासी अगर बीमार होता है तो बीमार होने पर उसके लिए सुविधाएं कौन उपलब्ध करवाता था? कोई नहीं करवाता था। होता यह था कि जब आदिवासी बीमार होता था ना तो अंग्रेजों का कोई भी, जिसको अपन बोलते थे, वो नाम एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा, जो अंग्रेजों की जो नर्सें होती है ना, वो जाती थी वहां पे उनका इलाज करने के लिए। और उनके इलाज करने पर आदिवासी उनको थैंक यू बोलते थे वापस। तो आदिवासियों को वो ये बोल के आती थी कि थैंक यू हमें मत बोलो, ईसा मसीह को बोलो, उन्होंने हमें यहाँ भेजा है। और जब वो ईसा मसीह को बोलते थे कि ईसा मसीह को थैंक यू बोलो, ईसा मसीह को थैंक यू बोलो, फिर धीरे धीरे ये जब आप देखोगे ना, ये मूवी कौन सी, ये केरला स्टोरी, तब आपको पता चलेगा वो बार बार, इसमें तो मोहम्मदन से रिलेटेड है लेकिन वो ईसाई भी ऐसे ही करते थे। ईसाई उनको बार बार ये बोलते थे कि जो कुछ है वो कौन है? ईसा मसीह है, तुम्हारा भगवान कुछ नहीं है। धीरे धीरे करके आदिवासी सच में मानने लग जाते थे कि जो भी है वो कौन है? ईसा मसीह है। इस प्रकार उनका धर्म क्या हो गया? बस ब्रेन वॉश। माइंड वॉश नहीं होता, ब्रेन वॉश होता है, ठीक है? तो उनका ब्रेन वॉश कर दिया जाता है और वो क्या बन जाते हैं? ईसाई। तो बार बार इसी नीति की वजह से धर्मांतरण कर दिया जाता था। अगर तुम्हें लगना है सेना में, भाई को बोले कि तुझे आज आरएस बनना है तो ईसाई बनना पड़ेगा। मरता क्या नहीं करता ओ तय के हो जो को मैं काली गाय, ते तो ईसाई री बात करो है। अरे तू तो क्या नहीं बने, आगे आगे बन जाए सर, और साथ में बने तेरे कि बनो भाई आरएस तो बनो, हम तो ईसाई क्या कुछ भी बन जाएंगे। क्या लिख रहे थे? अंग्रेजों की धर्मांतरण की नीति। अगला लिखो। अंग्रेजों द्वारा, अंग्रेजों द्वारा, अंग्रेजों द्वारा, अंग्रेजों द्वारा राजा पर, अंग्रेजों द्वारा राजा पर अंग्रेजों द्वारा राजा पर सैन्य खर्च हेतु,
सैन्य खर्च हेतु बनाए गए सैन्य खर्च हेतु बनाए गए अंग्रेजों द्वारा राजा पर सैन्य खर्च हेतु बनाए गए आर्थिक दबाव बनाए गए आर्थिक दबाव के कारण आर्थिक दबाव के कारण जनता पर आर्थिक दबाव के कारण जनता पर लगाए गए अतिरिक्त कर भार जनता पर लगाए गए अतिरिक्त कर भार से प्रताड़ित जनता अतिरिक्त कर भार से प्रताड़ित जनता। अगला लिखो सामंतों के विरोध का कारण। दो कारण लिख लिए, पहले सेना फिर जनता, अब तीसरा सामंत विरोध का कारण। जुकाम लग गया, बूढ़ा आ गया, मृत्यु के दिन निकट है। आगे लिखो सामंतों के विरोध का कारण। इसमें लिखो 1 नंबर लगा के अंग्रेजों के हस्तक्षेप की वजह से अंग्रेजों के हस्तक्षेप की वजह से राजा सामंत संबंध अंग्रेजों के हस्तक्षेप की वजह से राजा सामंत संबंध बिगड़ गए। तुम्हारी तरह वो भी बिगड़ गए, राजा सामंत संबंध बिगड़ गए, जिससे अप्रसन्न विलोम शब्द होता है, प्रसन्न का अप्रसन्न, जिससे अप्रसन्न सामंत क्रांति में भाग लेते हैं, जिससे अप्रसन्न सामंत क्रांति में भाग लेते हैं। अगला लिखो चाकरी बंद होने के कारण सामंतों पर सीधा कर भुगतान हेतु दबाव बनाया गया। सीधा कर भुगतान हेतु दबाव बनाया गया। चाकरी बंद होने के कारण सामंतों पर सीधा कर भुगतान हेतु दबाव बनाया गया। हो गए। आगे लिखो अन्य कारण। ये 3 रीजन तो हो गए, इसके अलावा अदर रीजन जो थे वो लिखो। अन्य कारण अंग्रेजों द्वारा उत्तराधिकार के मामले में अंग्रेजों द्वारा उत्तराधिकार के मामलों में हस्तक्षेप करना। अंग्रेजों द्वारा उत्तराधिकार के मामलों में हस्तक्षेप करना। अगला लिखो
राज्यों का राज्यों का राज्यों का अंग भंग करना, राज्यों का अंग भंग करना, तीसरा लिखो। कल परसों एक रीजन बताया था मैंने, किसी को याद हो तो, बाकी दास से पढ़ा रहा था तब। लिखो, तात्कालीन देशभक्ति, तात्कालीन देशभक्ति तथा राष्ट्रवादी भावना, तात्कालीन देशभक्ति तथा राष्ट्रवादी भावना को बढ़ावा देने वाले, को बढ़ावा देने वाले, को बढ़ावा देने वाले साहित्य के कारण, बढ़ावा देने वाले साहित्य के कारण यथा यथा बांकीदास जी द्वारा रचित गीत, यथा बांकीदास जी द्वारा रचित गीत आयो अंग्रेज मारे मुल्क रे ऊपर, बांकीदास जी द्वारा रचित गीत आयो अंग्रेज मारे मुल्क रे ऊपर। एक तो मुल्क वो होता है शायद, मुल्क रे ऊपर, आयो अंग्रेज मारे मुल्क रे ऊपर, ये तो मुल्क होता है केमिस्ट्री वाला। वैसे तो एग्जैक्ट वर्ड क्या होता है? मुल्क। उर्दू का बस उर्दू का वर्ड है ये मुल्क। कहानी सुनिए, पढ़े फारसी बेचे तेल, देखो ये किस्मत का खेल। फारसी भाषा होती है ना, उसके बारे में ये कहा जाता है कि ये पढ़े लिखे शिक्षित लोगों की भाषा है। कौन सी? पर्शियन, जिसको आप बोलते हो आजकल क्या, पर्शियन, फारसी, उसके बारे में बोलते हैं कि फारसी पढ़ने वाले भी एक टाइम पे बेरोजगार हो गए थे, इसलिए बोलते हैं कि पढ़े फारसी बेचे तेल, देखो ये कुदरत का खेल। लिख लिया? ये हो गए आपके क्रांति के कारण। देखो देखो, क्रांति के कारणों में अपन ने कौन कौन से कारण पढ़े थे? पहला, सैनिकों के कारण क्या थे? तो सैनिकों के कारण क्या हो सकते हैं? पहली बात, सैनिकों को क्या कहा गया था? चर्बी वाले कारतूस आपको यूज करने। पहले राइफल कौन सी थी? ब्राउन बेस। उसके बाद में लेके कौन से आगे? एनफील्ड राइफल लेके आए थे। तो जब ब्राउन बेस के स्थान पर इन लोगों ने एनफील्ड राइफल को लेके आया, तो एनफील्ड राइफल का जो कारतूस होता है, बंदूक होती है ना, बंदूक में क्या होता है? पहले आजकल तो बंदूक आती है जिसमें 6 मैगजीन होती है, सीधी सीधी मैगजीन लोड की, काम खत्म। पहले ये नहीं होता था, पहले आती थी एक इतनी सी ढक्कन के अंदर पैक की हुई, ये तुम्हारे वो देखी हुई है विक्स की आती है ना, वो सूंघने वाली डब्बी, उतनी सी एक डब्बी आती है। या कभी बैंक में गए हो? बैंक में तो गए हो ना, बैंक में देखा होगा वो पट्टा लगा के बैठे रहते हैं, गार्ड बाहर रहता है वो। अरे वो ही नहीं देखी तो तुमने मेला मूवी देखी है? हाँ, मेला 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 मूवी तो देखी है। मेला मूवी के अंदर वो लगा के घूमता है, कालिया रहता है, कौन रहता है वो डाकू, यहाँ पट्टा जिसमें गोलियां भरी हुई रहती है, यहाँ पे बेल्ट नहीं है, वो गोलियां भरी होती है। उसमें होता क्या, उसको निकालते हैं, उसको मुंह से खोलते हैं, उसके बाद में छर्रे में भरते हैं, फिर गोली चलाते हैं, तब जाके एक गोली चलती थी। पहले इतनी भारी होती थी गोली चलाना। तो उसमें क्या होता था, ये देख लेना कभी, ये मूवी नहीं देखी हो तो तुमने, केसरी, केसरी केसरी मूवी देखी है? थोड़ी मूवी, थोड़ी थोड़ी चीजें सीख लिया करो। केसरी मूवी के अंदर भी वो वैसे ही लोड करते हैं। उसमें होता क्या है कि उसको बारूद को किससे खोलना पड़ता है? कारतूस को मुंह से खोलना पड़ता है। अब मुंह से खोलना है, उसके ऊपर तो चर्बी लगती थी, तो उसके लिए एक वर्ड यूज करते थे, किसकी चर्बी है? किसकी चर्बी लगी हुई है? या तो गाय की है या सुअर की। अब गाय और सुअर दोनों वर्ड यूज करने के पीछे रीजन क्या है? कैसे?
अच्छा, मतलब हिंदुओं के लिए गाय पवित्र है और मुसलमानों के लिए सूअर पवित्र है, यही बात है, यही बात है। कौन नहीं लगा था? मुसलमान तो खा जाए पूरे जैसे जैसे, और हिंदू कौन से? हिंदू भी खाई जाए। मांस मुंह के लिए क्यों नहीं लगाते? मांस तो मुंह के लगाते हैं, कौन है? कितने एक जने हैं जो मांस नहीं खाते? खाते ही हैं, है? आप नहीं खाते तो आप सेना में जाके क्या करोगे? सैनिक खाते ही थे भाई, जो मिलिट्री में होते थे वो सैनिक तो खाएंगे, आज भी खाते हैं। आपके परिवार में से कोई जम्मू कश्मीर पोस्टेड होगा? कौन है भाई? ये पोस्टेड है जम्मू कश्मीर प्रॉपर, दारू पीता है, उससे पूछना। हाँ, दारू पीता है भाई, आराम से यूं बैठा के पास में, यूं माथे पे हाथ फेर के बोलना, सही सही बता। मैं बोल रहा हूं, अगर नहीं पीते ना तो वहां इंसान जिंदा नहीं रहता। कुछ परिस्थितियों के अकॉर्डिंग आपको पीना पड़ता है, वहां इतना नेगेटिव टेम्परेचर होता है कि आपका खून जम जाता है। इसके लिए आपको, जहां ये गाड़ी के आगे का रेटर नहीं होता, रेटर में भी ग्लिसरीन डालते हैं वहां पे। क्यों डालते हैं? ग्लिसरीन का जमाव बिंदु जो होता है -110 डिग्री होता है, इसलिए वहां जमता नहीं है। दारू पीने के बाद में आपका खून का जमाव बिंदु 0 डिग्री से नीचे आ जाता है, जिसकी वजह से आप -5 -60 डिग्री पर भी खड़े रह सकते हो। भाई दारू नहीं पीता ना, भाई के अंदर यूं खड़ा रहता, फिर भाई जम जाए पूरा अंदर से। कौन सा केमिकल देते हैं? ऐसा कौन सा केमिकल है जो केमिकल देते हैं? कोई केमिकल नहीं है, शाम को फिक्स केमिकल देते हैं, लो केमिकल अपने मजे से। और उसके अंदर भी वो करते क्या, वहीं से बर्फ डालते हैं, चिल्ड एकदम मजे से। बताता नहीं है भाई तो तुम्हें, 2-3 बार मनवार करके देखना, यार पीले 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 पीले, वो खुद बोलेगा कि थोड़ा छोटा पैक मत बना यार, मैं हैवी लेता हूं। फिर तुझे पता चलेगा कि मैं तो बियर से काम फ्री कर रहा था, भाई तो दारू पीने वाला है? तो गाय और सुअर की चर्बी के लिए क्या कॉन्सेप्ट होता है कि हिंदू जो होते हैं वो गाय के मांस को पवित्र मानते हैं। मैंने कल बताया था अगन्या, अगन्या अगन्या हिंदी बता रहा था जब मैंने बताया था ना, अगन्या गाय को अगन्या कहते हैं कि इसको कभी मारा नहीं जाता। ब्राह्मण अगन्या, इनको कभी मारा नहीं जा सकता। तो गाय के बारे में कहा जाता है गाय को कभी भी मारा नहीं जाता। तो हिंदू के लिए गाय के मांस को टच करना क्या है? ब्राह्मण को नहीं मारा जाता है कभी, ब्राह्मण भी अगन्य है, चारणों को भी नहीं मारा जाता, हम भी अगन्य हैं। मारा वैसे किसी को भी नहीं जाता, सब अगन्य ही हैं। फिर भी तुम मार ही देते हो। फिर देखो अगला है सुअर। सुअर का क्या कॉन्सेप्ट है? कल मैंने एक राजा का नाम लिखाया था तुम्हें, इस राजा का नाम लिखाया था कल मैंने, बख्तावर सिंह। और मैंने इसके बारे में बताया था कि बख्तावर सिंह ने अलवर में करणी माता का मंदिर बनवाया था। करणी माता बीकानेर की, अलवर में उसका क्या लेना देना? कोई लेना देना नहीं था। बता दो हुआ क्या था? एक सुअर जो है ना, सुअर के मांस को क्या माना जाता है? मुसलमान सुअर को मानते हैं पवित्र, और अपन गाय को क्या मानते हैं? आई समझ में बात? मुसलमान सुअर को तो क्या मानते हैं? अपवित्र। और अपन गाय को क्या मानते हैं? पवित्र। तो चाहे पवित्र चीज का मांस खाओ, चाहे अपवित्र चीज का मांस खाओ, बात तो बराबर ही है। तो मुसलमान के लिए अगर कोई भी मुसलमान सुअर का मांस खा लेता है तो वो क्या हो गया? अपवित्र। और हिंदुओं ने अगर गाय का मांस खा लिया तो क्या हो जाएगा? बहुत बड़ी आइडियोलॉजी चलती है इसके पीछे। अगर आपने गाय का मांस खाया तो आप क्या हो? पवित्र नहीं हुए, आप अपवित्र हो गए। कहां पवित्र हो गए? मैं हाथ ऊपर करूंगा कुछ भी। अगर आपने गाय का मांस खाया है तो गाय का मांस खाने पे इंसान क्या हो जाता है? अपवित्र हो जाता है। अपवित्र हो गया मतलब अब उस कौन नहीं है? वो क्या नहीं है? दुनिया का एकमात्र धर्म जिसमें बैक टू पवेलियन का कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर आप अपवित्र हिंदू हो तो आप हिंदू नहीं है, और अगर आप एक बार हिंदू नहीं है ये घोषित कर दिया गया तो आप वापस हिंदू धर्म स्वीकार नहीं कर सकते। वापसी के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। हिंदू धर्म से आपको एक बार बाहर निकाल दिया जाता है तो वापसी के सारे दरवाजे बंद हो जाते थे। कहां कब होता है? क्या हुआ? बागेश्वर धाम के चेले हो तुम सारे। तो भाई शुद्धिकरण इनको। हिंदू धर्म में कभी भी बैक टू पवेलियन का कॉन्सेप्ट नहीं होता था। आप वापस कभी भी हिंदू धर्म में नहीं आ सकते हो। यही रीजन है संप सपा, आर्य समाज, ब्रह्म समाज,
वैदिक समाज, वाल्मीकि समाज, सारे समाजों का कॉन्सेप्ट यहां से है। कहां? हाँ, वाल्मीकि समाज तो बाद में आया, तो कन्वर्जन के बाद में वापस लाने का कॉन्सेप्ट वाल्मीकि समाज ने शुरू किया था। वापसी का होता था ना, वापसी कि वापसी आपकी और तो कहीं वापसी हो नहीं सकती, इधर आ जाओ। उधर कन्वर्जन के बाद में उधर लाया जाता था। वाल्मीकि समाज में, संभ सभा में, आर्य समाज में, ब्रह्म समाज में, वैदिक समाज में, यहां लेके आते थे उनको वापस। आई समझ में ये बात? तो एक गाय और सुअर की चर्बी मिलाने से अंग्रेजों का कितना फायदा हो रहा था? धर्म अपवित्र हो रहा था। अपवित्र होने से वो क्या नहीं रहेंगे? हिंदू हिंदू नहीं रहेगा, मुस्लिम मुस्लिम नहीं रहेगा, तो आना किधर पड़ेगा उनको? ईसाई की तरफ। किसकी तरफ आना पड़ेगा? यही तो वो चाहते थे, धर्म प्रचार। क्या चाहते थे? धर्म का प्रचार। अगला क्या लिखा था? आटे में हड्डियां मिलाना। ब्राह्मणों का धर्म तो भ्रष्ट है। आटे में हड्डियां मिला दी तुमने। आटे में हड्डियां मिला रहे तो वही गाय की, वही सुअर की। जहां चर्बी मिला रहे थे वहीं आपने क्या मिलाना शुरू कर दिया? हड्डियां मिलाना शुरू कर दी। हड्डी मिलाना शुरू कर दी तो अपने आप धर्म क्या हो गया? भ्रष्ट। अब देखो होता क्या था। एक होते थे कौन से? अंग्रेज सैनिक। दूसरी तरफ कौन है? भारतीय सैनिक। ये बापड़ा पूरी उम्र दुख पाता, तब इसको क्या बनाते? कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल। फिर बनाते इसको एएसआई, फिर बनाते इसको एसआई, फिर बनाते इसको सीआई। बस ये भाई साहब जहां से एंट्री करते वो था एसआई, सीआई, डीवाईएसपी, एसपी। कहां गया वो? डीवाईएसपी, डीवाईएसपी के बाद में एडिशनल एसपी, एसपी, एसएसपी, आईजी। ये क्या भाई 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 भाई? एसआई के पेपर क्या बा? एसपी ऊपर होता है। मैंने लाइन में नीचे लिखा है, एसपी तो ऊपर ही होता है। सबसे नीचे मतलब होता है तुम्हारे एसआई, जिसपे तुम जाओगे। फिर तुम क्या बनोगे? सीआई। फिर क्या बनोगे? फिर क्या बनोगे? ये बनोगे ही नहीं, ये रिटायरमेंट हो जाएगा तुम्हारा, डीवाईएसपी। और अगर तुम किस में जाते हो? आरएस में, तो तुम क्या बनोगे? डीवाईएसपी। डीवाईएसपी से क्या बनोगे? एडिशनल एसपी। एडिशनल एसपी से क्या बनोगे? एसपी। अगर तुम आईएएस में, आईपीएस में सेलेक्ट होते हो तो क्या बनोगे? एसपी। एसपी से क्या बनोगे? एसएसपी। एसएसपी से क्या बनोगे? आईजी। फिर आगे तुम्हारी हिम्मत होनी चाहिए, तुम कमिश्नर भी बन सकते हो। डायरेक्ट डायरेक्ट आईजी नहीं, डायरेक्ट बाईजी बना जाता है। आईजी डायरेक्ट कोई नहीं बना था, बड़ा है। संभागीय आयुक्त, आईएएस। देखो आईएएस ही बनता है, आईजी बनेगा ना वो आईपीएस ही बनेगा। एक होता है आरपीएस। आरपीएस क्या होता है? एक आरपीएस अधिकारी डीवाईएसपी भी हो सकता है। एक आरपीएस अधिकारी एडिशनल एसपी भी हो सकता है। और एक आरपीएस अधिकारी एसपी भी हो सकता है। जब वो एसपी बनता है तो राजस्थान से एक फाइल जाती है पूरी लिख के यूपीएससी के पास में। यूपीएससी के पास में जाता है कि फलाने फलाने हमारे एसपी हैं, इनको जो है आप आरपीएस किस में प्रमोट करो? आईपीएस में। यूपीएससी वो भेजती है लवासना के पास, लाल बहादुर शास्त्री। सॉरी लवासना क्या, वो लाल बहादुर शास्त्री नहीं, उसका नाम, हाँ लाल बहादुर शास्त्री में नहीं, लाल बहादुर शास्त्री में लवासना में नहीं होती, इनकी ट्रेनिंग कहीं और सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस अकेडमी में होती है उनकी। स्वप्ना में होते हैं, एसवीपी एनएलए ऐसा कुछ नाम है उसका। सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस अकेडमी। यहां होती है इनकी आईपीएस की ट्रेनिंग। और उनकी कहां होती है? लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव अकेडमी ऐसी कुछ है, लवासना, वहां होती है। और तुम्हारी कहां होती है? तुम्हारी होती है एससीएम रिपा। लिखो नाम, लिखो अपनी कॉपी में पीछे, एचसीएम रिपा। और घर जाके देख के आना क्या है ये एचसीएम रिपा। थोड़ा घर जाके भी कुछ देख के आया करो, क्या होता है क्या नहीं होता। कहां पढ़ा रहे थे, कहां तुम एचसीएम रिपा के सपने दिखाने लग गए।
लिख तो लिया ना, HCM RIPA रिपा। हाँ, क्या पढ़ रहे थे? धर्मांतरण नहीं पढ़ रहे थे, सैनिक पढ़ रहे थे। होता यह था कि भारतीय सैनिक जो होते थे ना, उनको ना तो प्रमोशन दिया जाता, एक तरफ भारतीय सैनिकों में ऐसा ही लगा हुआ है, दूसरी तरफ ब्रिटिशर्स का ऐसा ही है। पता चला इसका तो ग्रेड पे कितना है 2400 और इसको कितना मिल रहा है 3600। क्यों भाई, मैं भी ऐसा ही, ये भी ऐसा ही, सिर्फ कलर के आधार पर मुझे तो क्या दिया जा रहा है 2400 और उसको क्या दिया जा रहा है 3600। तो सैनिक परेशान होगा कि नहीं होगा इस बात से? सैनिक इससे नाखुश थे। इसके अलावा सैनिकों के साथ हर जगह अगर वो खाना खाने जाते तो ऑफिसर्स की मेस, अंग्रेजों की मेस अलग होती थी, सैनिकों के लिए मेस भारतीय सैनिकों के लिए अलग होती थी। अगला देखो, आगे क्या पढ़ रहे थे? जन विरोध का कारण। अगला क्या है? जन विरोध। अब जनता विरोध क्यों करेगी? जनता विरोध क्यों करेगी? देखो, अंग्रेज यहां आए थे किसके नाम से? ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी का मतलब व्यापार। व्यापार मतलब किसका व्यापार बढ़ेगा यहां पे? अंग्रेजों का। और सीधी सी बात है, अगर यहां दो जन हैं, मान लो आज तुम दोनों ने कोचिंग खोली, इसकी कोचिंग ज्यादा चलेगी तो ऑटोमेटिकली तुम्हारी कोचिंग क्या चलेगी? कम चलेगी। अरे ज्यादा कैसे चलेगी, साथ में थोड़ी खोली है, अलग अलग खोली है। अंग्रेजों का व्यापार अगर बढ़ता है तो भारतीय व्यापार क्या होगा? भारतीय व्यापार का होगा कम। और भारतीयों का अगर व्यापार कम होगा तो भारतीयों का क्या होगा? आर्थिक पतन। उन्नयन नहीं होता, उन्नयन तो इनका हो रहा है, इनका होता है आर्थिक पतन। इनका आर्थिक पतन होगा। जब पैसा ही नहीं है तो क्या रखा है जीना में? फिर लड़ाइयां ही करेंगे। तो भारतीयों का, अंग्रेजों की व्यापारिक नीति की वजह से भारतीय व्यापार क्या हो गया? घाटे में चला गया। और भारतीय व्यापार जब घाटे में चला गया तो भारतीय लोग घाटे में गए। इस वजह से भारतीयों का क्या स्टार्ट हो गया? आर्थिक पतन। तो सभी भारतीय ये चाहते थे कि यहां से किसको निकाला जाए? ईस्ट इंडिया कंपनी को। और अगर आप ईस्ट इंडिया कंपनी को बाहर निकाल देते हो तो उसके लिए आपके पास तरीका क्या है? रिवोल्ट। रिवोल्ट मतलब क्रांति। आपके पास एक ही साधन बचता है, वो क्या है? क्रांति। इसके अलावा देख लो आगे इसमें क्या कौन कौन से। अगला पॉइंट मैंने क्या लिखाया था? धर्म से संबंधित। धर्म से संबंधित क्या था? एक तो उनका क्या हो रहा था? धर्मांतरण। एक तो उनका क्या हो रहा था? धर्मांतरण हो रहा था। धर्मांतरण कैसे करते हैं मैंने बता दिया। दूसरी बात, भारतीय उस टाइम मानते थे कि सती प्रथा क्या है? सही है। डाकण प्रथा क्या है? सही है। कन्यावध क्या है? सही है। ऐसे हजारों प्रथाएं थी, सती प्रथा, डाकण प्रथा, विधवा विवाह नहीं करना। क्या हुआ? अभी भी नहीं करना चाहिए? क्या बोल रहे हो? है? हाँ बिल्कुल है। तो अंग्रेज तो बड़े भले आदमी थे। पर अगर तुम्हें यही जानना है ना, अंग्रेजों को अपन गालियां कितनी भी दे सकते हैं कि उन्होंने हमारे ऊपर राज किया है। आज तुम ये सूट बूट पहन के ढंग से बैठे हो ना, ये अंग्रेजों ने बैठना सिखाया। ढंग से जाओ। कभी अफ्रीका वाले, अफ्रीका वालों को देखा? अफ्रीका के लोगों को देखा होगा? अरे छोड़ो यार, क्रिस गेल को देखा है ना? क्रिस गेल को देखा क्रिकेट में? जानवर है वो, जानवर। सभ्यता, जीना, ये जीने का तरीका ये किसी ने सिखाया तो वो कौन है? अंग्रेज। तो बाबड़े बहुत भले थे। बोलो थैंक यू अंग्रेजों, तुमने हमें जीना सिखाया। ठीक है। अब भारतीय इतने मांगते थे कि वो कहते सती प्रथा सही है, डाकण प्रथा। डाकण प्रथा क्या होती है पता? सती प्रथा तो सबको बताओ कि सती प्रथा क्या। डाकण प्रथा क्या होती है? जनरली किसी गांव में एक लेडीज होती है जिसके बच्चा नहीं होता। हर गांव में होती है, लेडीज होती है जो बांझ होती है। या बांझ नहीं होता तो अपन ये मान सकते हैं किसी की एक बच्चा हुआ और वो बच्चा मर गया और उसके बाद में उसके बच्चे हुए ही नहीं। ऐसा होता है ना, गांव बहुत सारे होते हैं। पहले क्या करते थे, ऐसी औरत को डाकण घोषित कर देते थे। कोई मेंटेलिटी का उसमें कोई मतलब वो नहीं है। डाकण के पीछे वो डाकण, तुम अभी वो बेरूपियों वाले डाकण बोल रहे हो। गांव में बेरूपे आते ना, फिर वो डाकण बन के आती हूँ, चौड़ा चौड़ा घेर पहन घेर, फिर तुम भागते हो उसके आगे आगे, वो तुम्हारे पीछे पीछे। बचपन में डर लगता था, मुझे लगता था तुम्हारा पता नहीं है भाई, खा जाएगी जैसे यही है। अब तो वो कभी कभी गांव में आती भी है तो डाकण भागते, डाकण मेरी तरफ जोर करते हैं, एक बुद्धि में बाहर दो, डाकण हटी निकाल दो, वो वाली बात है। तो डाकण प्रथा जो है ना,
उसमें होता ये था कि पहले जो औरतें जो हुआ करती थी, जिनके बच्चा नहीं हो रहा या बच्चा हो गया तो वो बच्चा पैदा होते ही मर गया, या जिसके विवाह होते ही उसका पति मर गया। बहुत बार होता है ना गांव में, अभी भी गांव के ही हो सर रहने वाले, गांव में अभी भी होता है ना, किसी औरत की शादी होती है नई नई और जाती है, अगर 2-3 दिन में उसका पति एक्सपायर हो जाता है तो क्या बोलते हैं, आज आपका आदमी नहीं खाएगी। आज भी अरे पग पैरों नहीं सीधा बोलते हैं, इसका तो ये अपना आदमी को खा गई। या जैसे ससुराल गई, पता चला ससुरा जी मर गए, फिर तो भाई जिंदगी नर्क है उसकी। क्या तो मैंने कब बोला सही होता है? भारतीय सही मानते थे इसको। अपने वाले जो बडेरे थे ना वो क्या मानते थे, अभी भी जाके पूछ लो, दादाजी से घर जाके पूछ लो। मैं ये बोलता हूं कोई लड़की 18 साल की उम्र है उसकी, कितनी उम्र है, 20 साल की उम्र में अगर वो विधवा हो जाती है, क्या दुनिया देखी उसने? 18 साल की उम्र है उसकी, 20 साल की उम्र में अगर वो विधवा हो जाती है तो उसने कौन सी दुनिया देखी है? अभी तक कोई दुनिया नहीं देखी है। घर वालों से जाके पूछो कि इसका विवाह वापस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, सीधा ये बोलेंगे कि नहीं करना चाहिए। रियलिटी है, तलाक देख लो, विधवा होगी, तलाक हो गया, अभी भी नहीं करते हैं विवाह। पूछ लो, अगर तुम्हें भरोसा नहीं, अपने 3 जनरेशन पहले वाले लोगों से पूछ लो। अगर ये लगता है ना कि सर झूठ बोल रहे हैं, ये अपने भारतीय इतने केले थोड़ी थे, विधवा विवाह नहीं होने थे। कन्यावध तो आज भी होता है, कन्यावध आज भी होता है। बाड़मेर में जो है ना, बाड़मेर, जैसलमेर, ये 3-4 एरिया ऐसे हैं जहां पे अभी भी कन्यावध होता है। पहले राजसमंद में होता था। और तुम्हें लग सकता है ये मेरी बात झूठी हो, आज घर जाके देखना, पिपलांतरी, पिपलांतरी राजसमंद का एक गांव है पिपलांतरी, वहां का सरपंच है, जिसको अभी थोड़े टाइम पहले मोदी जी जम्मू कश्मीर लेके गए थे। जब आर्टिकल 370 हटा था, जम्मू कश्मीर पहले बार सरपंचों के चुनाव हुए थे, तो नए नए वहां जो सरपंच बने थे उनको ट्रेनिंग देने के लिए पिपलांतरी के सरपंच को लेके गए थे। शायद उनका नाम मुझे कुछ नहीं आ रहा, श्यामजी कृष्ण पालीवाल है शायद। इनको इसलिए लेके गए थे कि पिपलांतरी गांव पड़ता है राजसमंद में, और राजसमंद का नाम लेती तुम्हें ऐसा लगता होगा बहुत पानी है, कुछ ही नहीं, अकाल है। राजसमंद में क्या है? अकाल है, अकाल, पानी की एक बूंद नहीं है। इस बंदे ने क्या किया, वहां जो खाने थी ना, राजसमंद में खानों का बहुत बिजनेस है, जमीन से आप थोड़ा 10-15 फुट नीचे खोदोगे ना, पत्थर आना स्टार्ट हो जाते हैं। इस बंदे ने उस गांव, उसकी बेटी जो है ना वो हैजे से मर गई थी। हैजा किसकी वजह से होता है? पानी और गर्मी की वजह से हैजा होता है। इसने पूरे गांव में पेड़ पौधे लगा दिए। क्या भाभी जी मैसेज आ गया क्या? कहा मैसेज आ गया, बुलावा आ गया तुम्हारे, थोड़ा फोन में घुस गया। तो पिपलात्री गांव जो है ना, वहां पे पेड़ पौधे लगाए इस बंदे ने, पूरे गांव में पेड़ पौधे लगाए। और पानी के लिए इसने क्या किया, जो खाने खुदी हुई थी ना, उन खानों को ही तालाब के रूप में विकसित कर दिया इसने। इस वजह से आज पिपलांतरी अगर देखो तुम बोलोगे इससे, इस गांव से ज्यादा हरियाली किसी गांव में नहीं है। इस वजह से इस बंदे को भेजा मोदी जी ने, कहा जम्मू कश्मीर ट्रेनिंग देने के लिए। कहां भेजा? जम्मू कश्मीर। क्यों? ट्रेनिंग देने के लिए भेजा था। ठीक है, तो ये पिपलांतरी गांव कहां की बात कर रहे थे अपन? हाँ, तो ये जो वहां का जो श्यामजी कृष्ण पालीवाल है ना, इसने वो मूवी बनाई थी पिपलांतरी। उसमें ये कहता है कि भाई बाड़मेर के गांव में आज भी जन्म होती बच्ची के मुंह में जौ का दाना दे दिया जाता है। जो जानते हो, दे मत देना। पता चले तुम घर में कोई छोटा भाई आया, अब माँ बाप के प्यार आधा आधा हो जाएगा, टेकू जोरो दानो, सर बतायो तो भाई जो होता है ना, जो दे मत देना हो। मैं ज्ञान की बात बता रहा हूँ, कोई देता हो तो हाथ में से छीन लेना तुम। जो होता है ना, जो में तुमने देखा होगा कि जो के दाने थोड़े तीखे तीखे होते हैं। गेहूं तीखा नहीं होता, जो में क्या होता है ऊपर वो लगी हुई होती है उसके कवर, वो तीखे तीखे होते हैं। जैसे ही बच्चे को आप गिटाओगे उसकी श्वास नली में हो जाएगा, क्योंकि बच्चे के पैदा होते ही उसके भोजन की नली का निर्माण नहीं होता है, श्वास नली होती है। उसी श्वास नली से सब कुछ होता है। वो श्वास नली में जैसे ही वो जौ का दाना जाएगा, श्वास नली को फाड़ देगा और बच्चा मर जाएगा। आज भी बाड़मेर क्या सोच रहा है, क्या मम्मी ने, मैं छोटा था तब जो क्यों खिलाती थी कितनी मुश्किलों से जिंदा हूं आज मैं। चलो, क्या पढ़ रहे थे? हाँ, कौन से भ्रमण करना? जनता के विद्रोह के कारण पढ़ रहे थे। हाँ, ये सामाजिक विद्रोह। तो वो उतनी जो कमियां जो बताई थी ना मैंने, अंग्रेज ये चाहते थे कि ये कमियां सारी हटा दी जाए।
और समाज में से सती प्रथा कोई सती कर रहा होता तो अंग्रेज जाके 2-3 थप्पड़ मार के सती को बाहर लेके आ जाते। और रियलिटी ये है कि सतियां पहले, जैसे सती प्रथा पहले पुराने जमाने में अच्छी भी मानी जाती थी, बहुत सारी महिलाएं ऐसी थी जो सती होती भी थी, ठीक है, लेकिन थोड़े टाइम बाद में हम देखते हैं कि ये सती प्रथा जो है ना, इसको बंद करना पड़ता है। इसका रीजन क्या हो गया? सामाजिक प्रतिष्ठा। सामाजिक प्रतिष्ठा क्या होती है समझ में? आपकी जात क्या है? हाँ, जाट हो आप, दोनों जाट हो आप, राजपूत। हाँ, तो जैसे मान लो ये राजपूत है, इनके मान लो परिवार में किसी को सती किया गया है और आप उसी गांव के रहने वाले हो, अभी आपके लिए प्रतिष्ठा हो गया कि हम उसकी बड़ी सती को क्यों पूजे? कोई हमारे समाज में भी तो सती हो, फिर पता चला सती हो नहीं रहे, कल को मान लो ये आपकी लुगाई है, आपका मित्र तो पास में बैठा वही, आप इसको जबरदस्ती भेज दे, तुझे चढ़ाएंगे भाई, तू बनेगा सती नहीं शताजी बनेगा तू। उस वजह से तो ये हो जाता था कि सामाजिक प्रतिष्ठा का विषय बना लिया जाता था उसको, कि अगर नहीं भी मर रहा है तो जबरदस्ती चढ़ाया जाता है ताकि उसको क्या घोषित कर सके? सती घोषित कर सके, ताकि हमारे समाज में भी किसी की क्या हो? पूजा हो। इस वजह से ये सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया था। तो अंग्रेजों ने इसको क्या कर दिया था? पूरा ही खत्म कर दिया। अरे नहीं चढ़ा रहे, कल से सीट मत चेंज कर लेना तो। और आगे क्या बढ़ रहे थे? हाँ, आगे वो कर वाला तो मैंने समझा ही दिया था तुम्हें पहले, टैक्स का कैसे पहले टैक्स बढ़ाया जाता था और कम किया जाता था। उसके आगे देखो सामंतों के विरोध का कारण, यही था। बाकी तो बता दिया मैंने सारा पॉइंट, सब बता दिया। सामंतों का विरोध ही तो बचा है। अब देखो सामंतों के विरोध का कारण क्या है? कोई भी सामंत विरोध क्यों करेगा? बताओ देख। अरे इधर ध्यान रख लो, क्या है मैसेज आते जाते रहते हैं, बहुत मैसेज आएंगे, नौकरी लगते ही मैसेज आए। कौन सी? हाँ हाँ, मिल गई कन्या पद की न्यूज मिली, कन्या ही मिल गई, पहले मैसेज ऑन करते। चिल रहो, यूं यूं इतना इतना सोचा नहीं करते, सबको पता है तेरे कौन कन्या आएगी। सीरियस मत लेना हो, मजाक कर रहा हूं मैं। हाँ, सामंत विरोध। सामंत विरोध के कारण क्या पड़े थे? राजा और उनके बीच में क्या? ठीक है, तो राज्य विस्तार तो अब पुराने टॉपिक से बाहर आए नहीं हो क्या? अभी पुराना टॉपिक, पहले टॉपिक क्या चल रहा था वो चला गया, तो वो टॉपिक वो भी गई बात हो। राज्य विस्तार कुछ नहीं था। देखो सामंतों का और राजा का संबंध कैसा होता था? सामंत और राजा का संबंध क्या होता था कि राजा और सामंत, मतलब प्रशासनिक वो गतिविधियां पढ़ेंगे राजस्थान की, तब उसके अंदर पढ़ेंगे कि प्रशासन में राजा और सामंत के मध्य का जो संबंध होता था ना, वो उच्चस्थ और निम्नस्थ का नहीं होता था, अधीनस्थ और उच्चस्थ का संबंध नहीं होता था। इन दोनों के बीच में जो संबंध होता था ना, सामंत और राजा के बीच में, ये संबंध हुआ करता था सहगोत्रीय। कौन सा संबंध होता था? सहगोत्रीय, मतलब राजा और सामंत दोनों एक ही गोत्र के। बड़ा भाई तो क्या बनेगा? बड़ा भाई क्या बनेगा? राजा। और जो छोटा भाई होगा वो क्या बनेगा? सामंत। एक राजा है, उसके पास इतनी बड़ी बाउंड्री है। अब क्या एक राजा इतनी बड़ी बाउंड्री को संचालित कर सकता है? तो वो क्या करेगा? यहां एक सामंत को दे दिया, यहां सामंत को दे दिया, खुद का राज्य भली सबसे बड़ा रखेगा, लेकिन साथ में किनको बिठा देगा? यहां सामंतों को बिठा देगा। अब सामंत, ये बीच में कौन है? और ये चारों तरफ कौन है? सामंत। अब सामंत है कौन? उसी राजा के छोटे भाई। तो बड़े भाई पे आंच आएगी तो छोटे भाई क्या करने जाएंगे? युद्ध करने जाएंगे। अब जब बड़े भाई पे आंच आएगी, छोटे भाई उसकी युद्ध करने के लिए जाएंगे, तो इस राजा के और इस सामंत के बीच के संबंध कैसे होंगे? अच्छे संबंध होंगे, दोनों भाई भाई के, हाँ हमारा भाई है, बैठे बैठ रोटी खाओ आराम हो, आई बात हुए। थोड़े दिनों बाद पता चला कि ये राजा को सामंतों की सहायता की जरूरत ही नहीं पड़ रही। क्यों नहीं पड़ रही है? अंग्रेज आ गए। जब अंग्रेजों की वजह से इन दोनों को एक दूसरे की सहायता की जरूरत ही नहीं पड़ रही, तो संबंध क्या होंगे? बिगड़ेंगे। फिर सामंत आके बैठता तो ये राजा जी बाकी यहां से कोई संबंध नहीं हम दोनों के बीच में। तो इस वजह से राजा और सामंत के बीच में संबंध बढ़ गए। साथ के साथ एक चीज हो रही थी, जैसे मान लो ये है कोई सामंत की दी गई जागीर है, A B C D
EFGHIJ ये सारी है, इतनी सामंत है, ये सारे सारे सामंत साथ बैठते थे। मान लो सामंत बी, यहां पे क्या हो गया, पुराने वाला सामंत मर गया, अब यहां पे क्या बनाना है, नया सामंत। तो नया सामंत बनाने के लिए राजा इन सबसे बात करता था। ये जितने भी सामंत है ना, इन सारे सामंतों से राजा पूछता था कि निम्न में से अपन जो है बी वाली पोस्ट पे किसी को लेके जाएं, किसको लेके जाए, किसको नहीं लेके जाए, ये पूछता था। लेकिन अब जब अंग्रेज आ गए तो राजा को किसी से भी पूछने की जरूरत नहीं। अपन आगे बढ़ेंगे, तखत सिंह। राजा का नाम क्या है, मारवाड़ में पड़ा होगा तख्त सिंह, जिसने तखत सागर तालाब बनाया था तुम्हारे कायलाना के पास वाला। ये तखत सिंह जी जो है, इनके टाइम दो सामंत हुआ करते थे, एक तो कुशाल सिंह चांपावत, और एक होते थे कानजी। एक गांव था पिठोड़ा, ठे कैसे लिखते हैं, एक गांव था बिठोड़ा। अब उस बिठोड़ा गांव को लेके, बिठोड़ा गांव में पहले वाला सामंत मर जाता है, नया सामंत लौट होता है। तो कानजी को क्या बना देते हैं वहां का, कानजी को नया वहां का क्या बनाते हैं, सामंत बनाते हैं। इसका विरोध कौन करता है, कुशाल सिंह चांपावत, और इसके विरोध में जाके वो कानजी को क्या कर देता है, मार देता है। और कानजी को मारने की वजह से ही फिर 1857 की क्रांति में हम देखते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है, कुशाल सिंह चांपावत। ठीक है, अहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह जी चांपावत।